डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आयरोलॉजिस्ट 502 क्रिएशन चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। तो क्लास 12th के बायो के फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो आता है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि जीवों में जनन क्या होता है। तो इसके अंतर्गत जो फर्स्ट हेडिंग आएगा वो आएगा जीवन काल, लाइफ स्पॉन। तो देखते हैं कि जीवन काल क्या होता है। किसी भी जीव या जीवधारी के जन्म तथा उसके प्राकृतिक मृत्यु अर्थात डेथ। किसी भी जीव अथवा जीवधारी के जन्म तथा उसके प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समयावधि को जीवन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ स्पॉन कहते हैं। फिर से देखते हैं, किसी भी जीव अथवा जीवधारी के जन्म तथा उसके प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समयावधि को जीवन काल कहते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों का जीवन काल निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है, कांस्टेंट होता है। पृथ्वी पर उपस्थित सभी प्रकार के जीवों का जो जीवन काल होता है वो निश्चित होता है। जीवन काल जीव के शरीर के आमाप पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात जो जीवन काल होता है ये इस पर नहीं निर्भर करता है कि कौन सा जीव कितना भारी है, कितना छोटा है। तो उसके आमाप पर, शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। जैसे कौवा तथा तोता के शरीर का आमाप लगभग समान है। किसका? कौवा और तोता। कौवा और तोता के शरीर का आमाप लगभग समान है। जो उसका आमाप है शरीर के आकार का वो लगभग समान है। फिर भी कौवे का जीवन काल 15 वर्ष है। कितना? 15 वर्ष है। कौवे का जीवन काल 15 वर्ष है तथा तोता का जीवन काल 140 वर्ष है। इस प्रकार जो जीवन काल होता है वो जीवों के शरीर के आकार या आमाप पर निर्भर नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख ही चुके हैं कौवा तथा तोता। कौवा तथा तोता के शरीर का आमाप लगभग समान है। फिर भी कौवे का जीवन काल 15 वर्ष है तथा तोता का जीवन काल 140 वर्ष है। फिर से देखते हैं फ्रेंड्स कि कौवा तथा तोता के शरीर का आमाप लगभग समान है। क्या है? समान है, इक्वल है। कौवा तथा तोता के शरीर का आमाप लगभग समान है। फिर भी कौवे का जीवन काल 15 वर्ष तथा तोता का जीवन काल 140 वर्ष है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है जीवन काल एक दिन से लेकर सैकड़ों वर्षों तक हो सकता है। इसके कहने का मतलब यह है कि जीवन काल कुछ ही वर्षों तक नहीं, सैकड़ों वर्षों तक हो सकता है। जैसे मेफ्लाई का जीवन काल 1 दिन का है और कछुए का जीवन काल 150 से 200 वर्ष है। कितना है? कछुए का जीवन काल 150 से 200 वर्ष है और मेफ्लाई का जीवन काल 1 दिन का है। कुछ जीवों का जीवन काल निम्न है। क्या है? निम्न है। जीव का नाम, जीवन काल। केला, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? बनाना। केला का जो जीवन काल है वो 25 वर्ष है। यह केला का पौधा जो होता है मैक्सिमम 25 वर्ष तक जीवित रह सकता है। और कुत्ता जो होता है जिसे इंग्लिश में डॉग कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉग। डॉग का जो जीवन काल होता है वो 20 से लेकर 30 वर्ष तक हो सकता है। वो 20 साल मिनिमम और मैक्सिमम 30 साल तक ही जीवित रह सकते हैं। और बिल्ली का जो जीवन काल होता है वो होता है 35 से 40 वर्ष। मिनिमम एज होता है जो उसका 35 वर्ष और मैक्सिमम एज होता है 40 वर्ष। बिल्ली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैट कहते हैं। और जो हाथी होती है, एलिफेंट, इसका जो मैक्सिमम
और मिनिमम एज होता है, इसका जो मिनिमम एज होगा वो 65 वर्ष होगा, मैक्सिमम 70 वर्ष, अर्थात ये 65 और 70 वर्ष तक ही जीवित रह सकते हैं। बाज बाज का जो जीवन काल होता है वो 65 वर्ष होता है। क्या होता है? 65 वर्ष। और चूहा चूहा का जो जीवन काल होता है 4 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 4। खरगोश का जीवन काल 13 वर्ष का होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। केले का जो जीवन काल होता है वो 25 वर्ष होता है। कुत्ता का जीवन काल 20 से 30 वर्ष होता है। बिल्ली का जीवन काल 35 से 40 वर्ष होता है। और हाथी का जीवन काल 65 से 70 वर्ष का होता है। बाज का जीवन काल 65 वर्ष होता है। और चूहा का जीवन काल 4 वर्ष का होता है। खरगोश का जीवन काल 13 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 13 वर्ष का। जीव का नाम जीवन काल। बंदर का जो जीवन काल होता है वो 20 से 26 वर्ष होता है। कितना? 20 से 26 वर्ष। बनियान अर्थात बरगद का जो जीवन काल होता है वो 200 वर्ष से लेकर 300 वर्ष। मिनिमम एज 200 वर्ष, मैक्सिमम एज 300 वर्ष। पीपल का जो जीवन काल होता है वो होता है 2000 से लेकर 3000 वर्ष तक। और सिकोया पेड़, इसका जो जीवन काल होता है 300 वर्ष से लेकर 400 वर्ष तक होता है। मिनिमम एज 300 वर्ष और मैक्सिमम एज 400 वर्ष। इसके अंतराल में ये सिकोया का पेड़ डेथ हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और गेहूं जो होता है इसका जीवन काल 5 महीने का होता है। धान का जीवन काल 6 महीने का होता है। गन्ना का जीवन काल 1 वर्ष का होता है। मनुष्य का जीवन काल 65 से 70 वर्ष का होता है। अपने इंडिया की बात करें, विदेशों में 70 से 80 जाते हैं, लेकिन अपने इंडिया में लोग 65 से 70 के बीच में इनकी मृत्यु हो जाती है। घोड़ा का जो जीवन काल होता है वो होता है 40 वर्ष। तितली का जीवन काल होता है 1 से 2 हफ्ते का। मगरमच्छ का जीवन काल 60 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? मगरमच्छ का जीवन काल 60 वर्ष का होता है। तो सबसे पहले किसी भी जीव का जो होता है जन्म होता है। क्या? जन्म, बर्थ होता है। जन्म होता है। उसके बाद उस जीव का वो जन्म के बाद में वो वृद्धि विकास करके बाल्यावस्था में पहुंचता है। बाल्यावस्था के बाद में युवा अवस्था में प्रवेश करता है। युवा अवस्था कह लीजिए या यूं वयस्क अवस्था कह लीजिए। उसके बाद फिर जनन अवस्था का प्रारंभ होता है। जनन अवस्था में जो जीव का जो एज होता है वो 16 से लेके 18 तक होता है। और फिर जनन अवस्था के बाद में वृद्धावस्था आती है। वृद्धावस्था के बाद में मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है जनन, रिप्रोडक्शन। जीवधारियों में होने वाली वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने समान नए संतत अथवा जीव को जन्म देता है तथा अपने स्थायित्व को पृथ्वी पर बनाए रखता है, जनन कहलाता है। एक बार फिर से देखते हैं। जीवधारियों में होने वाली वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने समान नए संतत या जीव को जन्म देता है तथा अपने अस्तित्व को पृथ्वी पर बनाए रखता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जनन अर्थात रिप्रोडक्शन कहते हैं। जनन के कई उद्देश्य होते हैं। कितने उद्देश्य होते हैं? जनन के कई उद्देश्य होते हैं। पहला जो उद्देश्य होता है जात वृद्धि। क्या? जात वृद्धि। दूसरा जो होता है जात की निरंतरता। जात की निरंतरता। तीसरा जो उद्देश्य है वो समष्टि संगठन। क्या? समष्टि संगठन। चौथा जो उद्देश्य है जनन के वो है पृथ्वी पर जीव की उपस्थिति बनाए रखना। यह जो है चौथा और लास्ट जनन का जो उद्देश्य है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि पृथ्वी पर जीव की उपस्थिति बनाए रखना। सामान्यतः सभी जो जीव होते हैं वो अपनी पृथ्वी पर निरंतरता और उपस्थिति को बनाए रखने के लिए ही जनन करते हैं। तो जो ये पॉइंट होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
वेरी इंपॉर्टेंट, पृथ्वी पर जीव की उपस्थिति बनाए रखना। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, जनन की अवस्था, रिप्रोडक्टिव फेज। जनन की निम्न अवस्था होती है। पहला जो है आरएनए प्रोटीन्स तथा आवश्यक यौगिकों का संश्लेषण। दूसरा जो होता है डीएनए अणुओं का द्विगुणन। जनन की अवस्थाएं निम्न प्रकार की होती। पहली जो अवस्था होती है उसमें आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन्स तथा आवश्यक यौगिकों का संश्लेषण होता है। दूसरी अवस्था में डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अणुओं का द्विगुणन होता है, अर्थात वो उनमें विखंडन होता है, द्विगुणन होता है। कोशिका विभाजन तथा कोशिका की संख्या में वृद्धि। जो तीसरा अवस्था होती है वो होती है सेल डिवीजन और कोशिका की संख्या में वृद्धि। चौथा जो अवस्था होती है वो होती है प्रजनन अंगों का निर्माण, जननांगों का विकास होना। जननांग कह लीजिए या फिर प्रजनन अंग, क्या जनन अंगों का निर्माण या प्रजनन अंगों का निर्माण। पांचवा जो अवस्था होती है वो प्रजनन इकाइयों का संयुग्मन, अर्थात मेल फीमेल गैमेट्स का मिलना, निषेचन, फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं। और फिर जो छठी अवस्था होती है वो होते हैं नए जीव का निर्माण होना। क्या नए जीव का निर्माण होना। फिर हम देखते हैं जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार। जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। आप लोगों को पता ही होगा जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो हम सबसे पहले अलैंगिक जनन को पढ़ते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनन की वह अवस्था, जनन की वह अवस्था या प्रक्रिया जिसमें अपने समान नए जीव को उत्पन्न करने के लिए केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, अलैंगिक जनन कहलाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें अपने समान नए जीव को उत्पन्न करने के लिए या अपने पीढ़ी को पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए, अपने समान नए जीव को उत्पन्न करने के लिए केवल एक ही जनक की, केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, अलैंगिक जनन कहलाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। अलैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतति, चाइल्ड, संतान। अलैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतत अपने जनक से हूबहू समान होती है, इसलिए इन्हें क्लोन कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उत्पन्न जीव को या संतत को क्लोन क्यों कहते हैं। अलैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतत अपने जनक से हूबहू समान होते हैं, एकदम कॉपी होते हैं, इसीलिए इन्हें क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन। फिगर द्वारा समझते हैं। जनक, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। संतत, दूसरी संतत, ये एक दूसरे से समान होंगे और अपने जनक से भी समान होंगे। एक दूसरे से हूबहू तो मिलेंगे ही और अपने जनक से भी हूबहू मिलेंगे, एकदम फोटो कॉपी होंगे, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या? क्लोन कहते हैं। अब हम देखते हैं लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन तो हो ही गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। जीवों में होने वाला ऐसा जन्म, जीवों में होने वाला ऐसा जनन जिसमें संतत उत्पत्ति के लिए, संतत उत्पत्ति कह लीजिए या उत्पन्न करने के लिए विपरीत, अपोजिट, विपरीत लिंग के दो जनकों की आवश्यकता होती है, लैंगिक जनन कहलाता है। एक बार फिर से देखते हैं, जीवों में होने वाला ऐसा जनन
जिसमें संतत उत्पत्ति के लिए विपरीत लिंग के 2 जनकों की आवश्यकता होती है। कितने जनकों की? 2 जनकों की। इसके विपरीत जो अलैंगिक जनन होता है उसमें एक ही जनक से अपने समान नए संतत को उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन लैंगिक जनन में 2 जनकों की आवश्यकता होती है, वो भी विपरीत लिंग की। तो इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतति अपने जनक से लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतत अपने जनक से भिन्न होते हैं, इसलिए इस जनन में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसके विपरीत जो अलैंगिक जनन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें अलैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न जो संतत होते हैं वो अपने जनक से हूबहू समान होते हैं, इसलिए उन्हें क्लोन कहते हैं। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं ऐसा होता है? क्योंकि इसमें विपरीत लिंग के 2 जनक मिलते हैं, तब नए संतान उत्पन्न होते हैं। तो जब 2 जनक होंगे, विपरीत लिंग के होंगे, तो दोनों के गुण में भी अंतर होगा, डीएनए सूत्र में भी अंतर होगा। तो इसीलिए जब कभी भी 2 मिक्सचर को मिलाओगे तो तीसरा नया मिक्सचर बनेगा। इसीलिए जो लैंगिक जनन होता है इसमें विपरीत लिंग के 2 जनकों की आवश्यकता होती है संतत उत्पत्ति के लिए। तो इसीलिए जो लैंगिक जनन के फलस्वरूप जो संतत बनते हैं वो अपने जनक से भिन्न होते हैं, इसीलिए इस जनन में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? विभिन्नताएं, वेरिएशन पाई जाती है। अलैंगिक जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन मुख्यतया 9 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 9 प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन मुख्यतया 9 प्रकार का होता है। पहला, द्विविभाजन। दूसरा, बहुविखंडन। तीसरा, प्लाज्मोटोमी। चौथा, मुकुलन। पांचवा, कलिका जनन, कलिका द्वारा अलैंगिक जनन। बीजाणु जनन, खंडीभवन। सातवां, आठवां, पुनरुद्भवन। और 9वां, कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो हम फ्रेंड्स सबसे पहला जो देखेंगे अलैंगिक जनन का, जो पहला जनन होता है वो द्विविभाजन होता है, बाइनरी फिजन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन कहते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जीव का शरीर 2 समान इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जीव का शरीर 2 समान खंडों में प्रतिकूल परिस्थिति में, किस परिस्थिति में? प्रतिकूल, 2 समान खंडों में विभक्त हो जाते हैं, वो भी प्रतिकूल परिस्थिति में विभक्त हो जाते हैं। और अनुकूल परिस्थिति आने पर प्रत्येक जो खंड होता है वो नए जीव में परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। एक बार फिर से देखते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जीव का शरीर प्रतिकूल परिस्थिति में 2 समान खंडों में विभक्त हो जाता है और अनुकूल परिस्थिति आने पर प्रत्येक खंड नए जीव में परिवर्तित हो जाता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम व यूग्लिना आदि। फिगर द्वारा समझते हैं। अमीबा है, ये जनक अमीबा है और प्रतिकूल परिस्थिति में इसके केंद्रक में ये विभाजन हो रहा है। उसके बाद विभाजन की क्रिया यहीं से शुरू हो जाती है। उसके बाद केंद्रक तो विभाजित हो जाता है 2 खंडों में। उसके बाद उसके शरीर में भी विभाजन होने लगता है और चौथे स्टेप में ये 2 जीवों में विभक्त हो जाते हैं और फिर अनुकूल परिस्थिति आने पर प्रत्येक खंड जो होता है वो नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। ये संतत अमीबा है, ये जनक अमीबा। संतत अमीबा। द्विविभाजन मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। पहले हम जनन के प्रकार पढ़े। जनन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अब हम अलैंगिक जनन के अंतर्गत
अलैंगिक जनन जो होता है 9 प्रकार का होता है, और अलैंगिक जनन के फर्स्ट प्रकार के द्विविभाजन बाइनरी फिजन के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो दो विभाजन जो होता है द्विविभाजन, वो मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। कितने? 4 प्रकार का होता है। लंबवत द्विविभाजन जो कि यूग्लिना में होता है। कैसा विभाजन? लंबवत द्विविभाजन यूग्लिना में होता है। सरल द्विविभाजन अमीबा में होता है। किसमें? अमीबा में। अनुप्रस्थ द्विविभाजन पैरामीशियम में होता है। और तिर्यक द्विविभाजन सिरेटियम में होता है। इसमें सिरेटियम में होता है। उसके बाद हम अलैंगिक जनन के अंतर्गत दूसरा जो हेडिंग आएगा वो बहुविखंडन आएगा, मल्टीपल फिजन। क्या? मल्टीपल फिजन। बहुविखंडन को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल फिजन। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक का शरीर छोटे छोटे खंडों में विभाजित होकर, किस खंडों में? छोटे छोटे खंडों में विभाजित होकर अनेक संततियों को जन्म देता है, अर्थात अनेक जीव को जन्म देता है। तो इसे बहुविखंडन मल्टीपल फिजन कहते हैं। जैसे मल्टीपल फिजन भी अमीबा में पाया जाता है और द्विविभाजन भी अमीबा में पाया जाता है। तो जो उदाहरण होगा इसका अमीबा व प्लाज्मोडियम होगा। प्लाज्मोडियम अमीबा। फिर हम देखते हैं जनन क्रिया विधि, रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म। प्रतिकूल परिस्थितियों में, किस परिस्थिति में? प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा अपने स्यूडोपोडिया को रूपांतरित कर अपने चारों ओर एक त्रिस्तरीय भित्ति का निर्माण करता है। किसका? त्रिस्तरीय भित्ति का निर्माण करता है। त्रिस्तरीय भित्ति का निर्माण करता है। इस त्रिस्तरीय भित्ति को पुटी कहते हैं। क्या? पुटी कहते हैं। तथा इस प्रक्रिया को पुटी भवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुटी भवन कहते हैं। अनुकूल परिस्थिति आने पर पुटी की भित्ति, किसकी भित्ति? पुटी की भित्ति अपने अंदर जल सोख लेती है। क्या सोख लेती है? वाटर, जल सोख लेती है, जिससे वह फट जाती है तथा इस भित्ति से अनेक बीजाणु, क्या? इस भित्ति से अनेक बीजाणु अमीबाव बाहर निकलते हैं। बीजाणु अमीबाव बाहर निकलते हैं। इस प्रकार अमीबा से कई संतति अमीबा का जन्म होता है। तो इस प्रक्रिया को बहुविखंडन मल्टीपल फिजन कहते हैं। तो ये था मल्टीपल फिजन का मैकेनिज्म। मल्टीपल फिजन रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म था, जो कि हम फिगर द्वारा भी समझ सकते हैं। ये जनक अमीबा है और ये पुटी है। पुटी ये कोशिका द्रव्य है, ये केंद्रक है। और फिर इसमें विखंडन होता है और संतत अमीबाब बाहर निकलते हैं, बीजाणु अमीबाब, और फिर संतत अमीबा का जन्म होता है। ये संतत अमीबा है।